हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का अगस्त 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और इस तरीके जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको अनुमान लग पाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। जब तक पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक क्या बहुत मुश्किल रहता है सीटेट को पास करना, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन से अनुमान लग पाता है कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमारी तैयारी और अच्छी तरीके से हो पाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रक्रिया टीपीआर विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? गतिविधि न करवाकर प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करानी चाहिए। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके और जोड़ों या समूह में काम करने के मौके दे। या फिर कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां करवाई जाएं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, कोई एक शिक्षक उसको क्लास में करवाना है समग्र भौतिक प्रक्रिया, तो इसके लिए क्या करवाना चाहिए? गतिविधि न करवाकर प्रश्न पूछा जाए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है जो गतिविधियाँ उनको करवाने की बात की जा रही है। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियाँ करवाई जानी चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियाँ कराई जानी चाहिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जैसे कि ऐसी गतिविधियाँ कराएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सकें या जोड़ों या समूह में काम करने के मौके दे, तो ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियाँ करना, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल यहाँ पे बात हो रही है संपूर्ण भौतिक प्रक्रिया के बारे में, समग्र भौतिक प्रक्रिया के बारे में, टीपीआर के बारे में बात हो रही है। तो इसके अनुसार यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषाधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? भाषाधिगम में सबसे पहले क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे नियम बताए जा रहे हैं, और आप सभी को मालूम होगा जिस विधि में नियम सबसे पहले बताए जाते हैं उसे कहते हैं निगमनात्मक विधि। क्या कहते हैं? निगमनात्मक विधि। और व्याकरण अनुवाद विधि क्या होती है? इसमें से जैसे कि मातृभाषा वगैरह, तो इसका क्या किया जाता है? व्याकरण मतलब इसको क्या किया जाता है? अनुवाद करके दूसरी भाषा में बताया जाता है। निगमनात्मक विषय में क्या बताया जाता है? नियम पहले बताए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बताए जाते हैं। और आगमनात्मक में क्या होता है? पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद फिर नियम बताए जाते हैं। और संप्रेषणात्मक में क्या होता है? जो बच्चे होते हैं बातचीत करके एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा निगमनात्मक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मुक्त लेखन क्या होते हैं? एक प्रकार से जैसे कि ऐसे वगैरह निबंध वगैरह जो होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? मुक्त लेखन कहा जाता है, जिसमें बच्चा क्या होता है अपने विचारों को प्रकट करता है। अब एक शिक्षक उसको किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों की लिखावट पर, विषय वस्तु की सटीकता पर, या फिर विषय वस्तु में प्रवाहता और सटीकता दोनों पर। तो लिखावट से इसमें तात्पर्य नहीं होता, किसी की लिखावट अच्छी हो सकती है, किसी की लिखावट क्या होती है? बुरी हो सकती है। तो विषय वस्तु की सटीकता, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 5 का जो एक शिक्षार्थी तो क्या उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, उसके बारे में ज़्यादा सटीक चीज़ें वो नहीं लिख पाएगा। तो विषय वस्तु की प्रवाहता में उसको ध्यान देना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो है इसके बारे में वो लिख सके। प्रवाहता और सटीकता ये भी क्या है? गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विषय वस्तु की सटीकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? तो संदर्भों के अनुसार समझने पर जब बल दिया जाता है तो उसे कहते हैं समग्र भाषा उपागम। क्या कहते हैं इसको? समग्र भाषा उपागम कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता क्या कहलाएगी? अधिभाषिक या फिर विचार विमर्श योग्यता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, निपुण वक्ता, या फिर उद्गामी साक्षरता। तो इसका आंसर हो जाएगा बात करने की योग्यता। भाषा के बारे में चिंतन और बात करने की जो योग्यता होती है उसको कहते हैं अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता। अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है
जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने हैं। यह कैसे संभव है? मतलब उनकी जो बच्ची है क्या करती है, वो कभी कभी ऐसे शब्द बोलती है जो ना उनके घर में यूज किए जाते हैं, ना उनके रिलेटिव, ना उनके समाज में कहीं पर यूज नहीं किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है? रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषा आविष्कृत करते हैं। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुकरण से सीखते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल वयस्कों के अनुकरण से नहीं सीखते हैं, सभी का अनुकरण करके सीखते हैं और समाज से सीखते हैं, मित्रों से सीखते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास पर पुनर्बल देते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया यहाँ पे कि कभी कभी जो होता है क्या करती है, एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मतलब जो उनकी क्या है, बच्ची है, वो कभी कभी ऐसे शब्द यूज करती है जो उसके आस पड़ोस ना ही उनके घर में बोले जाते हैं और ना ही उनके समाज में बोले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वो बच्ची क्या कर रही है? रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषा आविष्कृत करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे जो होते हैं नई भाषा का आविष्करण करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है। प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? कथावाचन, मॉडल पठन, साझा पठन या फिर संभाषिक पठन? तो साझा पठन और संभाषिक पठन इसका आंसर होगा। तो साझा पठन में क्या होता है, जैसे कि क्या है, एक कोई पुस्तक है, इसके जैसे कि 2 पेज हैं, तो एक पेज ये बच्चा पढ़ रहा है, एक पेज जो है बच्ची पढ़ रही है, तो ये क्या कहलाएगा? साझा पठन कहलाएगा। कथावाचन की बात ही नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही है। मॉडल पठन की बात भी नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा संभाषिक पठन। इसका आंसर हो जाएगा संभाषिक पठन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, टॉप डाउन से आशा है, समग्र अर्थ पर ध्यान देना। अधोमुखी बॉटम अप से क्या आशा है? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना, पठन पूर्व पर ध्यान देना या फिर पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। अब देखो जो बॉटम अप जो होता है, तो बॉटम अप में क्या होता है, पहले छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बाद फिर संपूर्ण चीज़ बताई जाती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। और जो टॉप डाउन होता है, टॉप डाउन में क्या होता है, पहले संपूर्ण चीज़ बताई जाती है, फिर उसके बाद छोटे छोटे अंश करके बताए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को निर्देश देना, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना या फिर शिक्षार्थी के विभिन्न वर्ग समूह बनाना। तो इसका जो सबसे उचित आंसर हो जाएगा, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए कि शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ जो है पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है? उद्गामी समाधान कौशल, उद्गामी साक्षरता कौशल, उद्गामी पाठचर्या, उद्गामी गुणधर्म। तो यहाँ जैसे कि उद्गामी समाधान कौशल क्या होता है कि उद्गामी मतलब होता है अचानक। तो एक छोटी बच्ची क्या करती है, एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है? उद्गामी समाधान कौशल, साक्षरता कौशल, उद्गामी पाठचर्या या फिर उद्गामी गुणधर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्गामी गुणधर्म शामिल। क्या है? उद्गामी गुणधर्म उसमें शामिल है कि अचानक से उसके मन में क्या आया, दिमाग आया और किताब उठाया उसने, उसके पेज पलटने लगी। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की भूमिका नहीं होती। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि शिक्षार्थी जो भाषा सीखते हैं, अर्जन करते हैं, उसमें जो परिवेश की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। भाषार्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यह आर जो दिया गया सही है, जबकि कथन यहाँ पे कथन जो ए है वह गलत दिया गया है। और यहाँ पे जो आर जो दिया गया है तर्क, ये क्या है, बिल्कुल सही दिया गया कि भाषार्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
ए गलत है परंतु आर सही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। उसके बाद क्वेश्चन है, एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकता है? शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहना जिससे वे निष्क्रिय होकर सुनते हैं। शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करें। अन्य भाषिक कौशलों को समृद्ध किए बिना केवल श्रवण कौशलों पर केंद्रित करना। शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों से संलग्न हो सकें। तो यहाँ पे चौथा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि श्रवण कौशल का विकास करना किसी शिक्षक को, तो शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वह तरह तरह के भाषा स्रोतों का लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर होता है 1 से 5 तक उसमें सटीकता जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रोल का अदा, जो सटीकता होती है वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है। व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठचर्या का अभिन्न अंग है। तो तर्क बिल्कुल सही है कि व्याकरण जो है प्राथमिक स्तर की पाठचर्या का अभिन्न अंग होता है। जैसे कि का खा गा घा कुछ छोटे शब्द बताना और कुछ उनकी जो है व्याकरण संबंधी जो क्षमता उसको विकसित करना, तो ये जो होता है प्राथमिक स्तर पर सही होता है। तो यहाँ पे ए गलत है, आर सही है। तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है, ए गलत परंतु आर सही है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषाध्ययन की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक युक्तियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं? भाषाध्ययन की प्रकृति और जो शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था में दोनों की जो अनुप्रयोगिता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है उपागम। क्या कहते हैं? उसको उपागम कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? परिवर्तन से संबंधित नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है? अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। कोर्स में पूर्व निर्धारित या फिर विशेष रूप से किया जाता है। तो आप जो रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो हमारे सारे जो 15 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।